साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर हमारे चैनल पर अक्सर वीडियो पोस्ट होते हैं और आज लोन डिफॉल्टर को लेकर कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होते हैं कि सर यदि किसी कारण से, किसी हालात से यदि हमारा लोन डिफॉल्ट हो गया तो हमारे खिलाफ कौन कौन सी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और कौन कौन से नोटिस जारी हो सकते हैं, हमें किस नोटिस का रिप्लाई देना चाहिए और किस नोटिस का रिप्लाई नहीं देना चाहिए। तो आज हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट होता है तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए और कौन से नोटिस फेक होते हैं। तो आज सबसे पहले मैं ये कहूंगा आपसे कि लोन कभी भी जो होते हैं ना साथियों, लोन मुख्य रूप से ये मान के चलिए कि लोन दो ही प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है सिक्योर्ड लोन तो दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन का जो सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो आप सिक्योर्ड लोन लेते हैं उस सिक्योर्ड लोन में आप कोई ना कोई आपकी संपत्ति यानी कि आपकी प्रॉपर्टी यहां पर मॉर्गेज रखते हैं। मॉर्गेज का मतलब समझ लीजिए गिरवी रखते हैं। अगर हम कहें कि यह एक हायर एंड परचेज एग्रीमेंट है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कि जब तक आप इस चीज को यूज कर रहे हैं आपका लोन पूरा नहीं हो जाता, मतलब आप केवल उसका किराया पे कर रहे हैं। और यहां पर दोनों के लोन में जमीन आसमान का अंतर है। यहां पर आपका होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, कंज्यूमर लोन हो सकता है, इसके अलावा आपकी फैक्ट्री, आपका स्टॉक जो होता है उस पे सीसी लोन वगैरह, ये सारी चीजें केसीसी भी इसी में आती है। और इसी तरह अनसिक्योर्ड लोन वह लोन जिसमें बैंक ने आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं रखा, बैंक ने अपनी रिस्क पे, एनबीएफसी ने अपनी रिस्क पे आपको ये लोन दिया है, तो ये होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो यहां पर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, यानी कि कल आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो इस लोन को वसूल करने के लिए लगभग तरीके कंपनियों के पास नहीं होते हैं। अब चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो चाहे सिक्योर्ड लोन हो, कोई भी बैंक कभी भी ये नहीं चाहती है कि उनका लोन डिफॉल्ट हो। और यही कारण है जब लोन की एक ईएमआई डिफॉल्ट होती है ना साथियों, तो नोटिसों के ढेर लग जाते हैं। तो यहां पर आपको ये समझना जरूरी है। और आज हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? केवल और केवल अनसिक्योर्ड लोन पर। हम सिक्योर्ड लोन के बारे में बात नहीं कर रहे। तो आज जब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका जो अनसिक्योर्ड लोन है, जो आपका अनसिक्योर्ड लोन है, इस अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में यदि आपके लोन की पहली ईएमआई बाउंस होती है, अब इस अनसिक्योर्ड लोन में आपका बिजनेस लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, वह तमाम तरह का लोन जिसमें आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं रखी है। तो जब भी ये अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट होता है तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? पहली कार्रवाई कंपनी केवल और केवल कॉल, यानी कि रिक्वेस्ट मोड में आपको कस्टमर केयर से कॉल आने शुरू हो जाते हैं कि सर आपकी ईएमआई बाउंस हो चुकी है, कृपया जमा कराएं। आपने जमा करा दिया तो ठीक है, अगर मान लीजिए आप नहीं जमा करवा पाए तो उसके बाद मैं तो ये कहता हूं कि कुछ कंपनियों में तो ये मान के चलो कि रिकवरी एजेंट्स की होम विजिट 10वें दिन से आपके घर पे शुरू हो जाती है, कभी कभी तो चौथे दिन पे आ जाते हैं। तो रिकवरी एजेंट्स की विजिट शुरू हो जाती है। अब रिकवरी एजेंट की विजिट के साथ ही कई बार कंपनियां आपको भेजती है सेक्शन 25 का नोटिस। सेक्शन 25 के नोटिस में क्या होता है? ये 138 एनआई एक्ट के प्रोविजन पर होता है, यानी कि आपने लोन की ईएमआई बाउंस कर दी है, आपके खिलाफ सेक्शन 25 की कार्रवाई की जाएगी। और ये नोटिस जो होता है आपकी बाउंसिंग की जो तारीख है उसके 30 दिन के भीतर कंपनी को रवाना करना पड़ता है। 30 दिन के भीतर कंपनी ने रवाना कर दिया। जब आपको नोटिस मिल गया तो कंपनी उस नोटिस के मिल जाने के 15 दिन बाद
और इस दिन जब 16वां दिन शुरू हो रहा है उसके 30 दिन के अंदर आपके खिलाफ कंप्लेंट केस फाइल करती है संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ। लेकिन एक बात आपको कह दूं कि पहली ही ईएमआई बाउंस होने पर कोई भी कंपनी सेक्शन 25 का केस फाइल नहीं करती है। दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, तब जाकर ये मान के चलना कि सेक्शन 25 का केस फाइल होता है। अब कई लोग ये पूछते हैं कि सर सेक्शन 25 का नोटिस को कैसे पता लगाए कि वो नोटिस फेक है या एक्चुअल है। तो ध्यान रखना साथियों, सेक्शन 25 के नोटिस के ओरिजिनल फैक्ट, सेक्शन 25 के नोटिस के ओरिजिनल फैक्ट्स, ये बात कहते हुए मैं एक बात कहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, जहां सभी प्रकार के नोटिसेस आप कैसे बना सकते हो उस प्रकार की जानकारी और कई यूनिक जानकारियां जो सामान्य प्लेटफॉर्म पे नहीं दी जाती है वो दी जाएगी। अब सेक्शन 25 में हमको पता ये लगाना है कि क्या हमको जो नोटिस आया वो फेक है या फिर वो नोटिस जो है वो जेन्युइन है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो नोटिस आया, यदि वह नोटिस आपको डिजिटल मोड में आया है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट से ये नोटिस जो है वो आना चाहिए। दूसरा ये ध्यान रखना, यदि उसमें 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर आप पैसा जमा कराओ नहीं तो हम ये कार्रवाई करेंगे, तो भी ये नोटिस आप फेक मान सकते हो। इसके अलावा यदि उसमें आपको किसी कलेक्शन मैनेजर के नंबर दे दिए, आपके सिविल स्कोर से संबंधित आपको लिख दिया कि आपका सिविल स्कोर डाउन करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे। उसके अलावा यदि आपको उसमें एक्स्ट्रा रिकवरी की बात कर दी, वकील फीस की बात कर दी, तो ये उस नोटिस की जेन्युइनिटी पे सीधा सा आक्षेप होता है। वैसे इस मैटर में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो ये ध्यान रख सकते हो। अगर ये सारी चीजें किसी नोटिस में परिलक्षित होती है, दिखती है, तो आप उसको जेन्युइन नोटिस कभी भी नहीं मान सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपकी ईएमआई 5 तारीख की है, हम मान लेते हैं कि 3 दिन में रिपोर्टिंग होती है, 8 तारीख को कंपनी को सूचना मिली कि बाउंस हो गया। अगर आपको उसके 30 दिन के भीतर नोटिस उन्होंने रवाना किया है ना, तो ही ये मान के चलना कि वो नोटिस जेन्युइन है। दूसरी बात ये भी सुन लेना कि एक ईएमआई के बाउंस में एक ही केस फाइल किया जाता है। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कंपनियों ने तो हमारे टोटल अमाउंट का ईसीएस हिट करा के हमको नोटिस भेज दिया, कंपनियां लगातार ईसीएस हिट कर रही है, तो इस पर आपकी एक बात मैं आपको और बता दूं, ये मान के चलना कि मान लीजिए आपका कोई लोन है 15 लाख का, आपका कोई लोन है 15 लाख का। अब इस 15 लाख के लोन की मान लीजिए कि जो आपकी ईएमआई है वो है 26,000 रुपए, 26,000 रुपए। तो ये क्या हुई आपकी ईएमआई। अब इस ईएमआई को का नोटिस आपको आता है तो केवल 26,000 का ही नोटिस आएगा। अगर किसी ने 26,000 की ईएमआई को 3 गुना करके या 2 गुना करके यदि कोई नोटिस भेज दिया है ना, तो वो केस नहीं चलने वाला है, वह केस खारिज होगा। यह नॉलेज आपको होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या है कि मान लो आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग 13,50,000 की है। कितनी है साथियों? 13,50,000 की। और आपके ईसीएस की परमिशन कितनी है? सिर्फ 26,000 की। और उन्होंने टोटल राशि का ईसीएस हिट कर दिया और आपको भेज दिया सेक्शन 25 और 138 का नोटिस। अब ऐसी स्थिति में आप ये बताइए क्या केस चलेगा? तो मैं यहां ये कह दूं कि केस तो हमेशा कोई भी फाइल होता है वो एडमिट भी होता है, लेकिन यहां ये देखा जाता है कि जब इतना बड़ा नोटिस आया तो क्या आपने रिप्लाई दिया? भाई आपकी ईएमआई थी 26,000 की, इन्होंने बाउंस करा दिया 13,50,000 का, क्योंकि उनके पास चेक तो था नहीं, चेक बाउंस कराते, उन्होंने तो ईसीएस हिट करा दिया। तो ऐसी कंडीशन में जब उन्होंने आपकी सारी राशि का ईसीएस हिट करा दिया और आपको नोटिस भेज दिया, मैं कभी कभी कहता हूं कि सेक्शन 25 के नोटिस का रिप्लाई नहीं देना चाहिए।
लेकिन यहां पर कहता हूं कि आपको इसका रिप्लाई देना चाहिए। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। वहां पर ऐसे मामले के अंदर किस तरीके से नोटिस का जवाब दिया जाएगा जो पूरी तरीके से उनका केस खारिज करेगा, वो जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथियों, सेक्शन 25 की तरह ही एक नोटिस आता है आपको 138 एनआई एक्ट का, यानी कि हम नोटिस की बात कर रहे हैं। पहला नोटिस आपको किसका है? सेक्शन 25 का। दूसरा 138 एनआई एक्ट का। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि 138 एनआई एक्ट का नोटिस आया ना, उसमें भी नियम सारे वही है जो सेक्शन 25 में थे। 138 में नियम बदल नहीं गए, तो वही चीजें अगर इसमें आई तो फैक्ट कैसे देखें? तो वही तरीका है। और यहां पर यदि आपने चेक दिया ही नहीं है ना, तो 138 का मुकदमा होगा ही नहीं। कई बार फर्जी नोटिस आते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा साथियों एक नोटिस आता है एलआरएन, लोन रिकॉल नोटिस। अब ये नोटिस ये व्हाट्सएप से भेजते हैं, एसएमएस लिंक से भेजते हैं, मेल से भेजते हैं, और कई जने ये कहते हैं कि हमें इस नोटिस का रिप्लाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपको, यदि आपने प्रायर नोटिस दिया है और कंपनी को मिल चुका है तो वही नोटिस आप एलआरएन में, लोन रिकॉल नोटिस हो या लोन डिमांड नोटिस हो या कोई इंटीमेशन धमकी दी हो आपको पुलिस केस करेंगे, वहां हर जगह आप प्रायर नोटिस की डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट लगा के आप प्रायर नोटिस को ही रिप्लाई करें कि हम ऑलरेडी आपको नोटिस दे चुके हैं, उसका जवाब दीजिए। ध्यान रखिए, प्रायर नोटिस कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी मेंबरशिप पर डाला हुआ है। आप मेंबरशिप में ज्वाइन होकर प्रायर नोटिस कैसे बना सकते हैं, इंटीमेशन लेटर कैसे बनेगा, मेन वीडियो की जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। तो साथियों, लोन रिकॉल नोटिस भेजते हैं, फिर ये लोन डिमांड नोटिस भेजते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, ये भेजते हैं धमकी वाला नोटिस कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर 20 लाख से नीचे किसी कंपनी का आपका लोन है तो कंपनियां कोई आपकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकती है, या केवल और केवल कर सकती है तो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर सकती है। आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर सकती है। और आर्बिट्रेशन के मैटर में फर्स्ट नोटिस पर क्या जवाब देना है, सेकंड नोटिस पर क्या जवाब देना है, थर्ड नोटिस पे क्या जवाब देना है, फोर्थ पर क्या जवाब देना है, ये डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे पोस्ट भी है। और मेंबरशिप में बड़े ही तरीके के साथ हम इन वीडियो को पोस्ट करेंगे, जहां जाकर आप ये तमाम चीजें देख सकते हो साथियों। तो ये सारे नोटिस है, सेक्शन 25, 138, लोन रिकॉल नोटिस, इंटीमेशन नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, धमकी नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और नोटिस आते हैं, मैं उसकी जानकारी देता हूं। हंसना मत आप, बात हंसने वाली है कि 45 मिनट के अंदर, 45 मिनट में पुलिस कमिश्नर साहब आएंगे राशि की रिकवरी करने। ध्यान रखना, पुलिस जाब्ते के साथ रिकवरी एजेंट आएंगे, पुलिस जाब्ते के साथ। क्राइम ब्रांच मुंबई से फोन, क्राइम ब्रांच मुंबई से फोन, ये सारे के सारे फर्जी मैसेजेस होते हैं जिनका पोस्टमार्टम करते हैं हम हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको हर नोटिस का किस तरीके से जवाब देना है ये बताने की कोशिश की जाए। इसीलिए एक नया प्रयोग शुरू किया है हमने, पहले की तरह बैठ कर नहीं, अभी तो वीडियो ब्लैक बोर्ड पर बनाने के संबंध में। और एक बात मैं आपको कह दूं, आप ये मान के चलिए कि चाहे सेक्शन 25 का नोटिस आए, चाहे सेक्शन 138 एनआई एक्ट का नोटिस आए, चाहे लोन रिकॉल नोटिस आए, चाहे लोन डिमांड नोटिस आए, चाहे इंटीमेशन धमकी वाला नोटिस आए, या चाहे आर्बिट्रेशन एक्ट का आपको नोटिस आए, इन तमाम नोटिसों का एक जवाब, जिसे कहते हैं हम क्या, महाभारत की तरह, कि ये प्रतिद्वंदी दिव्यास्त्रों के योग्य, और ये दिव्यास्त्र है आपका प्रायर नोटिस। प्रायर नोटिस किसी भी लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट से
आप बनवा सकते हैं। और इसके साथ जो सबसे बड़ा इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट, और इन सब को कैसे बनाते हैं, किस तरीके से आप खुद लिख सकते हैं, इसी प्रकार लिख लिख कर वीडियो पोस्ट होंगे हमारे मेंबरशिप चैनल पे। मेंबरशिप हमारी फेसबुक पर भी है जहां पर सब्सक्राइबर कहते हैं, और यूट्यूब पर भी है जहां कहते हैं मेंबर। तो आप नॉर्मल मेंबर बन के इन सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। और बात क्या है, लोन का संकट कितने महीने, सिर्फ 9 महीने। तो 9 महीने आप ये चीजें करो, सारे तनाव मुक्त हो जाओगे। कॉल बुकिंग करना चाहो, डिस्प्ले पे नंबर दिख रखा है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।